नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। आज सबसे पहले बात यूपी की, जहां सरकारी खर्च से योगी सरकार की अखंड भक्ति पर धार्मिक दंगल छिड़ा है। नवरात्र पर दुर्गा सप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण के पाठ के सरकारी फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं, तो विपक्ष ने भी योगी के खिलाफ धार्मिक पाठ पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद यूपी के अंदर अपराधियों के दिमाग में ट्रेंड कर रहा है 3 तरह की दहशत का जिक्र। आजकल यूपी के अपराधी जेलों से ट्रांसफर होने पर सहम जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी या कहीं पुलिस एनकाउंटर तो नहीं कर देगी। और तीसरी दहशत की वजह है वो डायलॉग जिसमें योगी ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। आज इस डर का एक लाइव सबूत आपको हम दिखाने वाले हैं। वैसे आज हमने रेलवे के लिए एक सत्ता की कुंजी भी तैयार की है, जिसमें अपने सब्सिडी वाले सिलेबस से बुजुर्गों को बाहर किया हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर मिलने वाली ये छूट शायद फिर शुरू हो सकती है। आज बुजुर्गों से जुड़े इस सामाजिक मुद्दे पर आपको भी वोकल होने की जरूरत है। तो सत्ता की शुरुआत राजनीतिक दलों के धार्मिक निवेश से करते हैं, और जिसमें पिछले कुछ समय से सभी दलों की सरकारों ने अपने अपने स्तर पर अखंड भक्ति दिखाई है। इसी तरह यूपी में आजकल सरकारी मदद प्राप्त भक्ति पर राजनीति शुरू हो गई है। ये मामला उत्तर प्रदेश में चैत्र नवरात्र पर होने वाले धार्मिक आयोजनों का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और भगवान श्री राम के जन्मदिन रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन का ऐलान किया गया है, और इसी के लिए यूपी के सभी जिला अधिकारियों को 2 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी गई है। 10 मार्च को इस संबंध में यूपी सरकार के प्रमुख सचिव की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई। इनमें सबसे ऊपर विषय में लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दिनांक 22 मार्च से 30 मार्च 2023 तक चैत्र नवरात्र और श्री राम नवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में आगे इस चिट्ठी में 10 पॉइंट में सिलसिलेवार तरीके से ये बताया गया है कि नवरात्र के दौरान धार्मिक आयोजन की रूपरेखा क्या होगी, कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होंगे और सरकार इस कार्यक्रम के लिए अपनी तरफ से क्या योगदान देगी। यूपी सरकार ने अपने आदेश के पहले पॉइंट में कहा है कि नवरात्र में पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, और इसीलिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित कराने का प्रस्ताव है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। इस दौरान देवी गायन, देवी जागरण, झांकी और अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाए। ये भी कहा गया है कि इन कार्यक्रमों के लिए कलाकारों के चयन के लिए टीम बने, डीएम टीम में शामिल रहें। धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाए। इस सब के लिए हर जिले को 1 लाख रुपए देने की बात भी कही गई है। ये पैसे कलाकारों में बांटे जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि ये इन कार्यक्रमों के लिए सिर्फ आदेश जारी कर दिए गए हैं। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ये भी देखा जाएगा कि कहाँ किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और अखंड रामायण पाठ और दुर्गा सप्तशती पाठ का रिव्यू भी किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल है जिस पर सारी तस्वीरें अपलोड होंगी, और इस आदेश में कहा गया है कि जिन मंदिरों में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा उनका नाम, पता और मंदिरों की तस्वीर अपलोड करें। यानी यूपी सरकार नवरात्र पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर बहुत उत्साहित और गंभीर है, यानी सीरियस है। सरकार इस मामले में पूरी निगरानी कर रही है, लेकिन योगी सरकार के इन कार्यक्रमों की राजनीतिक निगरानी भी हो रही है, और ये काम विपक्ष बखूबी कर रहा है। यूपी सरकार के इन कार्यक्रमों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तंज किया है। उन्होंने ट्वीट करके पूछा है कि 1 लाख रुपए में क्या होगा, कम से कम 10 करोड़ रुपए दिए जाएं और सभी धर्मों के लिए ऐसे आयोजन किए जाएं। धार्मिक आयोजनों से पहले राजनीतिक बयानों की बाहर पर एक छोटी सी रील और धर्म साथी सियासत के इस वोटों वाले मिश्रण को आप भी समझिए। अगर श्री रामचरितमानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें कोई न सवाल की जरूरत है और न किसी जवाब की जरूरत है।
इतना ही कहूँगा। जय श्री राम, जय माता दी। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। अब नवरात्रि पे कार्यक्रम नहीं होंगे तो कब होंगे, और हिंदुस्तान में नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान में होंगे। तो इसलिए ये विपक्ष की अपनी पीड़ा है, ये पीड़ित रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसका स्वागत है। और देखिए, जिस प्रकार से आज जो आध्यात्मिक एक बयार बह रही है, निश्चित रूप से ये हमें शांति के पथ तक लेकर जाए। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। राजनीतिक दल नवरात्र पर होने वाले आयोजनों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें डर है कि सरकार के फैसले का विरोध उन्हें वोटों का नुकसान करा सकता है, इसीलिए हर धर्म के लिए ऐसे कार्यक्रमों की मांग कर रहे हैं। लेकिन कई मुस्लिम धर्मगुरु योगी सरकार के फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि धर्म निजी मामला है, सरकारी पैसे का इस्तेमाल धर्म विशेष के लिए क्यों। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, वो सभी के मुख्यमंत्री हैं, उनके कामों से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो धर्म विशेष के लिए काम कर रहे हैं। अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर ये कार्रवाई हो गई। सरकार का ये काम नहीं है, सरकार का काम केवल कानून व्यवस्था स्थापित करना होता है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि सरकार की तरफ से ये हिंदू धर्म के अंदर मदाखलत है। सरकार के अधिकार क्षेत्र में जितना काम है उतना ही करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य है, यह अति प्रशंसनीय और सराहनीय है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से रामराज की शुरुआत होने जा रही है। बहुत ही उत्तम कार्य है, धर्म का उत्थान है। देखिए, जब जब होई धर्म करहानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु बिरुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक खास तौर पर एक खास समुदाय के लिए घोषणाएं की हैं। 1-1 लाख रुपया हर जिले में इस आयोजनों पर खर्चा करने के लिए। तो ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। मुझको लगता है कि राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए, इस पर किसी भी प्रकार से राजनीति होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर डिबेट में शुरू हो गया कि जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले कालनेमी टाइप के जो नेता है ना, उनके जो है जलन शुरू हो गई। वैसे तो भारत के संविधान में धर्म और धार्मिक आस्था एक निजी विषय है, लेकिन सरकारों के पास धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर खर्च करने का पूरा अधिकार होता है। इसके लिए हर राज्य में संस्कृति मंत्रालय होता है, जिसके पास ऐसे आयोजनों के लिए बजट होता है। पहले भी यूपी सरकार दिवाली और सावन में कांवड़ियों के लिए ऐसे खर्च करती रही है। पश्चिम बंगाल सरकार पूजा पंडालों और ईद मिलन पर खर्च करती रही है। दिल्ली सरकार संस्कृति मंत्रालय के बजट से बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को कराती रही है। मध्य प्रदेश सरकार तीर्थ दर्शन योजना चलाती रही है। लंबे समय तक केंद्र सरकार हज पर सब्सिडी देती रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ यूपी सरकार आयोजित कर रही है। हर सरकार अपने अपने समय में अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। भारत त्योहारों और उत्सवों का देश है। हिंदू समाज को पूरा अधिकार है कि वो रामनवमी पर अखंड रामायण या दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन करे। संविधान के मुताबिक अन्य धर्मों के विषय में भी ऐसे ही अधिकार अलग अलग समुदायों को उपलब्ध हैं। हालांकि सरकारें अगर चाहें तो ऐसे मामलों में पड़ने से बच सकती हैं, क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत से मुश्किल काम और विषय पेंडिंग है, जिन्हें पूरा करना और सुलझाना ज्यादा जरूरी है। सरकार की टू डू लिस्ट में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों का काम प्राथमिकता में सबसे ऊपर नहीं हो सकता।
भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत से काम इससे ज्यादा प्राथमिकता लेकर पहले से ही करने चाहिए। और यूपी में नवरात्र में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों के बीच राम भक्तों के लिए एक नया अपडेट है। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने एक वीडियो ट्वीट किया और इस वीडियो में ये दर्शाया गया कि कितनी तेजी से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर समिति ने अगले साल जनवरी में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का लक्ष्य रखा है। आज जारी वीडियो के मुताबिक मुख्य सिंह द्वार की सीढ़ियां बन चुकी हैं और भूतल का 75% काम भी पूरा हो चुका है। मंदिर के लेटेस्ट वीडियो पर हमने एक छोटी लेकिन भक्तिमय रील तैयार की है, नजर डालिए। वैसे राम मंदिर पर एक अपडेट ये भी है कि मंदिर के लिए लोग इतना चंदा दे रहे हैं कि एक बार दान पेटी खोलने पर 15 दिनों तक लगातार 2 लोगों को पैसे के गिनने की जरूरत पड़ती है और इसके बाद ही गिनती पूरी नहीं हो पा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए एकत्रित किए जाने वाले नकद चंदे का पैसा 3 गुना बढ़ गया है। राम जन्मभूमि आ रहे भक्त भारी मात्रा में कैश में डोनेशन दे रहे हैं। राम मंदिर के दान पात्र को हर 10 दिन में खोला जाता है। दान पात्र से एक बार में जो पैसे निकाले जाते हैं उन्हें गिनने में 15 दिन का वक्त लग जाता है। और एक तरफ यूपी में भगवान राम के नाम पर सियासी संग्राम का नया अध्याय शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर माफिया कानूनी बुलडोजर और एनकाउंटर वाले एक्शन से दहशत में है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी किसी अपराधी के ट्रांसफर की बात आती है तो वो घबरा जाता है और वो सोचता है कि कहीं रास्ते में गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी, कहीं एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। बदमाशों के मन में बैठे इस खौफ को समझने के लिए अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे एक कैदी का दर्द आपको सुनाते हैं। हरदोई जिला कारागार में बंद कैदी ने जमकर हंगामा किया। यह आरोप लगाया कि पुलिस इलाज के लिए ले जाने के बहाने एनकाउंटर कर देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एनकाउंटर के डर से कांपते कैदी ने तो यहां तक कह दिया कि लिखो, रास्ते में गोली नहीं मारोगे। इन्होंने कहा है हम तुमको ट्रामा ले जाके गोली मार देंगे रास्ते में। ये पुलिस वाला मौजूद खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब इससे पूछो क्यों गोली मार देगा हमको। इनसे पूछो क्यों गोली मारेंगे। उन्होंने कहा है क्या कहा? और एक नहीं 85 पुलिस वालों ने गोली मारी है। अस्पताल में कारागार में मौजूद है पुलिस। लोग लिखत दे दें कि हम गोली नहीं मारेंगे और हम आराम से इनके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई विवाद नहीं है किसी से। ये हमें लिखत दे दे कि गोली नहीं मारेंगे, हम ड्रामा सेंटर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि योगी ने पता नहीं कौन सी फूटी सुबह दी है इनको। बदमाशों के मन में खौफ की वजह है यूपी में पुलिस का एक्शन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। जब वो सदन में बोल रहे थे तो उनकी आंखों में शोले थे, बातों में गुस्सा था और निशाने पर विपक्ष था, जिस पर खुद योगी माफियाओं को पालने के आरोप लगा रहे थे। तभी योगी ने सदन के अंदर एक सौगंध खाई थी कि यूपी के माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी
आपके हैं, ये चीजें नहीं हो सकती, आपके हैं, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। देखा जाए तो आजकल यूपी में माफिया, बदमाशों, बाहुबलियों, अपराधियों के दिलो दिमाग में 3 खौफ ट्रेंड कर रहे हैं। पहला, कभी भी गाड़ी पलट सकती है। दूसरा, कहीं भी और कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। तीसरा, सीएम योगी का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी मिट्टी में मिला देंगे। अब सत्ता में बात अपने बयानों से विरोधियों को जख्मी करने वाले संजय राउत की। शिवसेना उद्धव बाला साहब के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत इस हफ्ते TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो संजय राउत एंड 5 एडिटर्स के गेस्ट हैं और इस कार्यक्रम में उन्होंने कंगना रनौत से लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे तक खुलकर अपने विचार रखे हैं। उनका पूरा इंटरव्यू आप TV9 भारतवर्ष पर कल देखेगा, लेकिन आज उसकी एक छोटी सी रील देखिए जिसमें कुछ पॉलिटिकल धमाके हैं। आपके बयान हमेशा आग लगाने वाले होते हैं या आप खुद आग लगा देने वाले बयान देते हैं? अरे आग लगाता हो तो क्या हो गया, लेकिन ठाकरे साहब अगर जरूर है आग लगाना तो आग लगाएंगे। एक धमकी है और फिर धमकी के साथ आप ये कहते हैं मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूं। हाँ तो पंगा लेकर दिखाइए। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि आप उद्धव ठाकरे के संकट मोचक हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आप उद्धव के लिए खुद एक बड़ा संकट है। तो शिंदे क्या बोलेगा, डरपोक आदमी है ये सब लोफर लफंगे लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? देवेंद्र फडणवीस। बेहतर अदाकारा कौन, दिखाइए, स्वरा भास्कर या कंगना रनौत? कंगना रनौत। ओके, आप कंगना रनौत की फिल्में देखते हैं? वैसे क्यों नहीं देखो, अच्छी एक्ट्रेस है, मैं उनकी बहुत सी फिल्में देखती हूँ, ऐसे नहीं कि लगभग सभी फिल्में मैंने उनकी देखी है, झांसी की रानी भी देखी है उनकी। वैसे क्या दोस्ती हो गई अब, ऐसा लग रहा है? बात दोस्ती की नहीं, देखिए एज एक्ट्रेस बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर नॉटी है। ये तो बीजेपी वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में कुछ कम पड़ गया तो उठा उठा के सब डाल देते हैं कचरा, जाने दो ना। अच्छा एक बात बताइए, इस वॉशिंग मशीन में तो आप भी कई साल धुले? नहीं, कभी नहीं, हम कभी नहीं गए। संजय जी, ठाकरे साहब को तो शिंदे भी कह रहे हैं कि हमारे आदर्श तो पागल है, बाल ठाकरे साहब है, तो पागल है। बाल ठाकरे जी की पार्टी तोड़कर बोलते बाल ठाकरे आदर्श है। तो आदर्श ये अभी आप उसका मेंटल स्टेटस आप चेक कर लीजिए। मोदी को भी आदर्श माना गया था। मोदी क्या भगवान है क्या? संजय राउत के बड़बोलेपन की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, मेरी वजह से तो सरकार आई थी, वही भी बोल रहे हैं, और सरकार में शामिल भी हो गए थे। उद्धव ठाकरे को भविष्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। संविधान से सेक्युलर शब्द को हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस का चौकीदार चोर है नारा गलत था। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, इसे ना तो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाया गया, ना ही हंगामेदार डिबेट्स का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं है, इसमें टीआरपी वाले पोषक तत्व भी नहीं है। लेकिन आज हमने जिम्मेदारी समझते हुए देश के करीब 14 करोड़ बुजुर्ग न्यूज मित्रों की आवाज को उठाने का फैसला किया है। ये खबर वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन के टिकट पर मिलने वाली रियायत से जुड़ी हुई है, जिससे रेलवे ने मार्च 2020 में बंद कर दिया था। लेकिन अब इसे लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बुजुर्गों को मिलने वाली छूट फिर से शुरू हो सकती है। दरअसल संसद की एक स्थायी समिति की ओर से रेल मंत्रालय को सिफारिश की गई। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन के टिकट पर मिलने वाली छूट को फिर से देने का आग्रह किया गया और कोरोना से पहले मिलने वाली छूट को बहाल करने की मांग की गई। 13 मार्च को रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हो चुकी है, जो रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है। इस सिफारिश पर रेलवे का लेटेस्ट जवाब क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी सिफारिश में क्या लिखा था।
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब कोविड की स्थिति सामान्य हो गई है और रेलवे ने वापस सामान्य वृद्धि प्राप्त कर ली है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत फिर से शुरू की जानी चाहिए। अगर सभी श्रेणी में ऐसा संभव ना हो तो कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी में वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने पर विचार किया जाए, ताकि कमजोर और वास्तव में जरूरतमंद नागरिक इन वर्गों में सुविधा का लाभ उठा सके। स्टैंडिंग कमेटी ने संसद में जो रिपोर्ट पेश की उसमें सिर्फ सिफारिश का जिक्र नहीं है, बल्कि उसमें रेलवे की ओर से आए उस जवाब को भी बताया गया है जो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। और इस जवाब में क्या बताया गया वो भी सुनिए। रेल मंत्रालय की ओर से बताया गया कि कोरोना के बाद रेलवे की वित्तीय स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है। भारतीय रेलवे ने 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, जो यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगभग 53% की औसत छूट है। ये छूट अभी सबके लिए जारी है। इसके अलावा रेलवे दिव्यांगों, छात्रों और रोगियों को भी अलग से यात्रा में रियायत उपलब्ध करा रहा है। यानी रेलवे ने अपने इस जवाब में ये क्लियर नहीं किया है कि बुजुर्गों को ट्रेन के टिकट पर मिलने वाली छूट का क्या होगा, लेकिन लोगों की ये मांग है कि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में ये रियायत मिलनी चाहिए। जो बुजुर्ग अपनी पूरी जिंदगी टैक्स चुकाने में गुजार देते हैं, वो कम से कम इतनी छूट का तो हकदार है ही। हमने आज सत्ता तक बुजुर्गों की ये आवाज पहुंचाने के लिए एक सत्ता की कुंजी भी तैयार की है, जिसे आज बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इसके लिए ये समझिए कि वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलने का नियम क्या था। मार्च 2020 से मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में बुजुर्गों को सभी वर्गों के किराए में छूट दी जाती थी। 60 साल से ज्यादा की उम्र के पुरुष नागरिकों को एक टिकट पर 40% की छूट मिलती थी, यानी उन्हें 100 रुपए के टिकट के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे। जबकि 58 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को एक टिकट पर 50% की रियायत मिलती थी। यानी अगर कोई टिकट 100 रुपए का है तो उन्हें 50 रुपए ही देने होते थे। लेकिन पहले तो जुलाई 2016 में रेलवे ने बुजुर्गों के लिए रियायत को वैकल्पिक बना दिया और फिर मार्च 2020 में इसे बंद कर दिया। लेकिन बुजुर्गों की रियायत छीन कर रेलवे की झोली कितनी भरी, हम आपको ये भी बता देते हैं। एक आरटीआई के जवाब में रेलवे की ओर से बताया गया था कि मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 7 करोड़ 31 लाख बुजुर्गों ने ट्रेन में सफर किया और इस दौरान बुजुर्गों को टिकट पर कोई छूट नहीं मिली। इससे बुजुर्गों के टिकट से 3,464 करोड़ की कमाई हुई, जबकि छूट न देने की वजह से 1,500 करोड़ की अतिरिक्त कमाई हुई। लेकिन आज आपको यह भी समझने की जरूरत है कि अगर सरकार बुजुर्गों को सब्सिडी देती है तो उस पर कितना बोझ बढ़ जाता है। साल 2017-18 में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट के तौर पर 1,491 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। साल 2018-19 में किराए में रियायत के तौर पर बुजुर्गों को 1,636 करोड़ रुपए की छूट दी गई, जबकि साल 2019-20 में बुजुर्गों को मिलने वाली ये छूट 1,667 करोड़ रुपए हुई थी। यानी अगर मोटे तौर पर देखें तो सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने पर सरकार को हर साल लगभग 15 या 1600 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश के बुजुर्गों के लिए 1500 करोड़ रुपए नहीं है? इसे लेकर आज हमने कई वरिष्ठ नागरिकों से बात भी की है, उनकी राय जानी है, सरकार के फैसले पर उनका दर्द समझने की कोशिश की है और इस पर हमने आपके लिए जो रील तैयार की है वो भी देखिए। सबके लिए फायदा, बड़े बूढ़े के लिए, गरीब के लिए फायदा, सबके लिए फायदा होना भी चाहिए। चालू कर देना चाहिए, जो कंसेशन मिलता था बुजुर्गों के लिए वो चालू कर देना चाहिए। उसमें सबके लिए फायदा था, बड़े बूढ़े के लिए, सबके लिए भलाई थी उसमें और गवर्नमेंट की भलाई थी। परेशानी करी है ना, और किया ही कुछ नहीं है। रेलवे में तो इसने सारी परेशानी पैदा करी है सरकार ने। रेल बंद कर दी है, न वो भी टाइम पर ना चल रही है। ये सरकार ही ऐसी है, हमें टाइम पर रेल ही ना आ रही। ये और तो सुविधा तो जब देगी आधी से रेल बंद कर दिया ने। सरकार से मांग तो ये सुविधा कछु पहले जैसे कम हुआ कि कछु छूट तो देनी चाहिए सरकार। और वो मुद्दा संसद में चल रहा है तो पास होना भी चाहिए कि छूट मिले।
थी। अब जैसे 2000 का टिकट था तो वो 1200-1300 में आता था, अब वैसे, लेकिन फर्क तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत सबको। तो देखो जी, पहले तो 10 रुपया परवल पहुँच जाते और हो जाए 30 रुपये दे, 30 रुपये दे, 60 रुपये में लौट फिर होते, जो कुछ दे दे सो सही है सरकार से। हमारी कहते कोई मानी जाएगी बात। आज ये भी सवाल पूछा जाना जरूरी है, क्या लोकतंत्र में छूट सिर्फ नेताओं के लिए रिजर्व है? क्योंकि बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत के पीछे रेलवे की ओर से नुकसान का हवाला दिया गया था। अब इस बात को सही मान भी लिया जाए तो आज एक सवाल तो बनता है, बुजुर्गों की छूट बंद कर दी गई है तो सांसदों को रेलवे की सुविधाएं अब तक क्यों जारी है? वैसे इसका हिसाब रेलवे की ओर से कभी नहीं दिया गया, लेकिन आज हम आपको हिसाब देने आए हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक मौजूदा सांसद को पत्नी या पति के साथ फर्स्ट एसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा है। किसी पूर्व सांसद को पत्नी या पति के साथ सेकंड एसी में मुफ्त सफर की सुविधा मिलती है। और इतना ही नहीं, देखिए जैसा मैंने अभी ये लिखा, पूर्व सांसद ट्रेन में अकेला सफर कर रहा है तो एसी फर्स्ट क्लास में वो बैठ सकता है। और इसी के साथ ही तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर सांसदों और पूर्व सांसदों की मुफ्त यात्रा से क्या सरकारों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर आपको, हमको, सबको, उन टैक्स पेयर्स को सोचना चाहिए। ये वो सवाल है जो आज हर आम इंसान के जहन में उठ रहे हैं। वैसे आपको आज ये भी हम बता दें कि साल 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए भारी भरकम बजट भी आवंटित किया है। साल 2023-24 की अगर हम बात करें तो रेलवे को सरकार ने 2,40,000 करोड़ का बजट दिया और सरकार पर बुजुर्गों को टिकट में छूट देने की वजह से करीब 1500 करोड़ का बोझ पड़ता है, जो मौजूदा बजट सिर्फ 0.62% है। तो सवाल तो है कि क्या बुजुर्गों के लिए इतना भी बजट नहीं है? और अब इस खबर का नजरिया, भारतीय संस्कारों में बुजुर्गों की सेवा को परम धर्म माना गया है। ये धर्म सरकार के लेवल पर भी बनता है। अगर 1500 करोड़ रुपए खर्च करके एक बड़े वर्ग को राहत पहुंचाई जा सकती है तो ये होना चाहिए। सरकार में अगर इच्छा शक्ति हो तो 1500 करोड़ की ये सब्सिडी मैनेज हो सकती है। वैसे भी रेलवे खुद ही ये बता चुका है कि ट्रेन में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या पिछले कुछ सालों में कम हुई है, यानी सब्सिडी का भी बोझ भी थोड़ा कम हुआ ही होगा। इसीलिए सरकार चाहे तो अपनी सब्सिडी वाली लिस्ट में बुजुर्गों के लिए सीट फिर से रिजर्व कर सकती है। और अब बात भारतीय सिनेमा की उस सत्ता की जिसकी गूंज ऑस्कर से लेकर भारतीय संसद तक में सुनाई दे रही है। कल पहली बार भारत को एक साथ 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। इनमें से एक अवार्ड साउथ की सुपरहिट फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को मिला है, जबकि दूसरा अवार्ड एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। आज राज्यसभा में संसद सदस्यों ने इस ऑस्कर विजेता गाने और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को बधाई दी। हालांकि नेताओं की बधाई में राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे इस ऑस्कर विजेताओं को बधाई देने उठे तो ये कह दिया गया कि मोदी जी इस फिल्म का क्रेडिट मत लीजिए, ये दक्षिण भारत की फिल्म है। इस पर जब समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन बोलने के लिए उठी तो कहा कि उत्तर या दक्षिण से फर्क नहीं पड़ता, ये भारतीय फिल्म थी और इसे सम्मान मिला, ये हमारे लिए गर्व की बात है। नाटू नाटू पर राज्यसभा में छोटी लेकिन मनोरंजक चर्चा पर एक रील हमने तैयार की है, आपको ये जरूर देखनी चाहिए। This Natu Natu and also to the elephants, these things. So both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. And I'm so glad that we are discussing the most important ambassadors of this country. And they are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. और अब देश की बड़ी और अहम 9 खबरों के लिए देखिए सिर्फ 120 सेकंड में सत्ता टॉप 9।
राहुल गांधी ने आरएसएस और भारत में लोकतंत्र को लेकर दिए बयान पर आरएसएस ने कहा कि उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। आरएसएस ने कहा कि अगर लोकतंत्र खतरे में है तो देश में चुनाव कैसे हो रहे हैं? क्या इमरजेंसी के लिए उन्होंने माफी मांगी? राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष और अडानी मुद्दे पर विपक्षी हंगामे के चलते संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चल पाई। सत्ता पक्ष राहुल से माफी की मांग कर रहा है तो विपक्ष अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी जांच की मांग पर संसद से सड़क तक हंगामा कर रहा है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर बटा है। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विदेशों में देश को अपमानित करने वाले राहुल सदन में आकर देश से माफी मांगे। बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने विदेश में दिए बयान पर पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग की। भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर लड़ेगी। उन्होंने लोगों से कहा, आप हमें एक मौका दीजिए, बिजली शिक्षा मुफ्त कर देंगे। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। देश में एक बार फिर नए वायरस H3N2 ने खतरे की घंटी बजा दी है। गुजरात के वडोदरा में सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद 58 साल की महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। गुजरात में H3N2 से ये पहली मौत है। देश में अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक में करीब 10,000 किसान मुंबई तक पैदल मार्च कर रहे हैं। किसान सरकार से प्याज के लिए 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत तय करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ किसानों की ऋण माफी के साथ प्याज पर 600 रुपए प्रति क्विंटल की तत्काल सब्सिडी देने की भी मांग है। किसान मजदूर जिंदाबाद। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में लव जिहाद मामले को लेकर बीजेपी नेता नितेश राणे और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भिड़ गए। दोनों में लव जिहाद के मुद्दे पर सबूत दिखाने को लेकर बहस होने लगी। जब बोलो मैं चलता हूँ। अब मेरा चैलेंज है कि झूठ है। हर दिखने के बाद सब आप बोलना पड़ेगा कि लव जिहाद होता है। तो दुनिया भर में सत्ता का टाइम खत्म हो गया है। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।